अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने किया है आर्हीज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है लिमिटेशंस ऑफ ऑस्टवर्ड ऑफ डाइल्यूशन। और मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि ऑस्टवर्ड लॉ है क्या। ऑस्टवर्ड लॉ के बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जो आयोनाइजेशन है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी यूं जो वाटर ऐड करते जाएंगे तो सोल्यूशन जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिसोसिएशन होती जाएगी। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, सपोज एस्टिक एसिड है, ये अगर एस्टिक एसिड का एक मोल जो है 1 लीटर में डाला है तो अगर हम और वाटर ऐड करते जाएंगे डाइल्यूशन बढ़ती जाएगी तो एस्टिक एसिड की डिसोसिएशन भी बढ़ती जाएगी। ये ऑस्टवर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन है कि डाइल्यूशन बढ़ने से यानी वॉल्यूम बढ़ने से या सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ाने से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उसकी डिसोसिएशन बढ़ती है। और साथ जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइल्यूशन के, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी डाइल्यूशन इतनी डिसोसिएशन इतनी कम होगी, इलेक्ट्रोलाइट कम आइंस में चेंज होगा। लेकिन एक बात ये है कि जो ऑस्टवर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होल्ड करता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होल्ड करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हम कंडक्टिविटी मेजरमेंट करते हैं इस फार्मूले के जरिए, ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। अब इस बात का मतलब है कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन का मतलब और कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सपोज आपने एस्टिक एसिड का 1 मोल जो है 1 लीटर के अंदर डिजॉल्व किया है, 1 मोल एस्टिक एसिड आप लोगों ने 1 लीटर के अंदर डिजॉल्व किया है, तो आपके पास कंडक्टिविटी की कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई है। उस वैल्यू को आप कहें λ1। अब आप इसको 1 मोल ही रहने दें और वाटर के 1 लीटर और ऐड करें, टोटल 2 लीटर हो गए। अब कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ये कंडक्टिविटी की वैल्यू बड़ी है, ये इसको कहेंगे λ2। याद रखें, जैसे आप लोग कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखते हैं, इसी तरह कैपिटल लैम्डा और स्मॉल लैम्डा, ये कैपिटल लैम्डा है और ये जो लैम्डा आप लोग लिखा करते हैं ये स्मॉल लैम्डा है, ये कैपिटल लैम्डा है। तो λ1 जो है, जब 1 लीटर था तो कंडक्टिविटी कम थी, उसे कहते हैं λ1। जब वाटर और ऐड कर दिया, 2 लीटर ऐड किया, अब कंडक्टिविटी होगी λ2। इसी तरह ये तो 1 मोल ही है, आपने एस्टिक एसिड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं करनी, वाटर को 1 लीटर बढ़ाते जाएं, अब 3 लीटर टोटल वाटर हो गया। अब जो कंडक्टिविटी है वो आपके पास λ3 है। तो जो जो आप लोग वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, वाटर का डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, तो आप लोगों के पास डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी, आइंस ज्यादा बनेंगे, आइंस ज्यादा बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा, सपोज आप लोग वाटर ऐड करते गए करते गए, एक वक्त ऐसा आएगा कि मजीद वाटर ऐड करने से जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू में कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि कंडक्टिविटी जितनी उसने वाटर कंडक्ट करना था वो उसने कर लिया। इसे कहते हैं इन्फिनिट डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। जब कंडक्टिविटी में इजाफा होना खत्म हो जाए, इसे कहते हैं कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। तो यानी जो जो आप लोग वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, वाटर ऐड करते जाएंगे, वाटर ऐड करते जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है वाटर ऐड करने से डाइल्यूशन बढ़ती जा रही है, डाइल्यूशन बढ़ने से केटाइन और एनाइन की तादाद बढ़ती जा रही है, कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। पहले कंडक्टिविटी λ1 है, फिर λ2 है, फिर λ3 है। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि मजीद वाटर ऐड करने से कंडक्टिविटी में इजाफा नहीं हुआ, वो जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है उसे कहते हैं कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। तो ये आपको पता है सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा होता है कि आप लोग वाटर ऐड करते जाते हैं तो कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। अच्छा, जब ये कंडक्टिविटी की वैल्यूज जो है उस इक्वेशन में पुट की हैं, वो जो इक्वेशन आप लोगों के पास अभी हमने देखी थी कि के इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन थी, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, ये थी वैल्यू। तो जब हम लोग इस फार्मूले के अंदर, तो एक फार्मूला है, आप लोग गुलाम रसूल चौधरी की बुक में कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या रिलेशनशिप है, मैं आप लोगों को भी दिखा भी देता हूँ लेक्चर के एंड पे। तो वहाँ पे जब आप लोग इसके जरिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे और उसको वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं, जो ये वॉल्यूम है, तो इसका आंसर कांस्टेंट आता है। तो ये लैम्डा क्या है? कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन।
ये क्या है, कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि बहुत डाइल्यूशन, बल्कि इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब है कि जब कंडक्टिविटी बढ़ना बंद हो जाए, इसका मतलब है अब मजीद आइंस नहीं बन रहे, डिसोसिएशन जो है वो खत्म हो चुकी है। तो जब आप लोग इस फार्मूले के जरिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम करके यहाँ पे पुट करते हैं मुख्तलिफ वॉल्यूम पे, हर बार इसका आंसर कांस्टेंट आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, याद रखिए। ये फार्मूला इस्तेमाल करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने फाइंड की, और उसको हर दफा जो आप लोग ये वैल्यू फाइंड करते हैं लैम्डा बाई लैम्डा ना इन्फिनिट, जब हर दफा आप लोग ये वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पे फाइंड की, यहाँ पे फाइंड की, यहाँ पे फाइंड की, और फिर उसको वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू इससे फाइंड की और वॉल्यूम पे डिवाइड किया तो ये कांस्टेंट आया। इसका मतलब है ऑस्टमर लॉ ऑफ डाइल्यूशन होल्ड कर रहा है, और ये है सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये होल्ड नहीं करता, इसमें अल्फा स्क्वायर और वीक आंसर कांस्टेंट नहीं आता। उसकी वजह क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऐसा नहीं होता कि उसमें डाइल्यूशन बढ़ाने से उसकी डिसोसिएशन बढ़ती है, बल्कि वो तो शुरू से ही सारे के सारे डिसोसिएट होते हैं। This the law is based on the fact that only a portion of electrolyte is dissociated into ions at ordinary dilution and completely at infinite dilution। ये तो लॉ तो ये बताता है कि कम डाइल्यूशन पे थोड़े से आयन बनते हैं, और ज्यादा डाइल्यूशन पे, इन्फिनिट डाइल्यूशन पे जो कोई इलेक्ट्रोलाइट है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड एट ऑल डाइल्यूशन, चाहे थोड़ा पानी हो, चाहे 1 लीटर हो, चाहे 2 लीटर हो, चाहे 3 लीटर हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हमेशा जो है वो आयोनाइज होता है मुकम्मल। इसलिए ये जो टर्म है ये तो मीनिंगलेस हो जाती है, क्योंकि इसमें हर, यहाँ पे ये था कि 1 लीटर पे कम आइंस थे तो कंडक्टिविटी कम थी, फिर थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाया कंडक्टिविटी बढ़ी क्योंकि आइंस बढ़ गए, वॉल्यूम बढ़ाया कंडक्टिविटी बढ़ी क्योंकि आइंस बढ़ गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हर वैल्यू पे, हर डाइल्यूशन पे जो लैम्डा इन्फिनिटी है और लैम्डा ये इक्वल होते हैं, क्योंकि सारे के सारे आयंस जो हैं वो डिसोसिएट होते हैं। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो है यूज करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू फाइंड नहीं होती, क्योंकि सारे का सारा आयन डिसोसिएट होते हैं। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज वेरी हाई, द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस ऑन द आयंस appreciably affect the equilibrium. Hence law of mass action in its simple form cannot be strictly applied in the case of strong electrolyte। ये strong electrolyte लिखा हुआ है, स्ट्रिंग इलेक्ट्रोलाइट नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा करते हैं तो जो आयन्स हैं उनके दरमियान ज्यादा अट्रैक्शन भी डेवलप होती है, और लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ मैस एक्शन है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो प्रोडक्ट हैं वो बढ़ने चाहिए। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनमें तो ऐसा नहीं होता, उनमें तो सारे के सारे किसी भी कंसंट्रेशन पे वो जो है वो डिसोसिएट हुए होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, 0.01 molar solution of acetic acid is 5% ionized at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आप लोग इसके सबसे पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड करें। अल्फा क्या है, 0.05। तो ये 5% क्या होता है, 0.055/100 ये है। और उसके बाद वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, जो कंसंट्रेशन है उसका रेसिप्रोकल है। मैंने कहा था ना कि वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, V = 1/c, जो कंसंट्रेशन दी हुई है उसका रेसिप्रोकल है, ये कंसंट्रेशन उसके रेसिप्रोकल है, 100 लीटर। ये वैल्यूज वहाँ पुट कर दें। अल्फा हमारे पास ये है और वॉल्यूम हमारे पास ये है। इस तरह हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई। अब ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसका मतलब जो है वो आप आसानी से ले सकते हैं कि इतने मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हुए हैं। उसके बाद ये एक दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, calculate the hydrogen ion concentration of a 0.02 normal weak monobasic acid, the value of dissociation constant is this। आपने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है जब इतने नॉर्मल सॉल्यूशन हो। तो नॉर्मल और मोलर जो है, जब ये मोनोबेसिक के लिए नॉर्मल और मोलर जो है ये बराबर होंगे, तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये के अल्फा की वैल्यू ये है, ये जो आपके पास कंसंट्रेशन है 0, तो मोनोबेसिक एसिड जो है मीन जो एक हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। आप लोग इसके लिए आप लोग जब कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं तो वो 0.02 नॉर्मल वीक मोनोबेसिक एसिड है, तो उसमें ये होगा कि एक हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, तो इसलिए आप लोग 0.01 कहेंगे इसको।
और वॉल्यूम को कंसंट्रेशन का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 100 लीटर आ गया। आप लोग यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करें, आपके पास अल्फा की वैल्यू ये आ गई। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं? आपके पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ये फार्मूला जो है ये अप्लाई करें इस पे, तो क्या फार्मूला बनेगा आप लोगों के पास? अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी। यहाँ पे आप लोगों के पास अल्फा की वैल्यू ये है, तो आप लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो आप लोग पता है कंसंट्रेशन वो क्या होती है? कंसंट्रेशन रेसिप्रोकल होता है इसका वॉल्यूम का। तो जो आप लोगों ने वॉल्यूम फाइंड किया है वो यहाँ पुट करें। तो इस तरह आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो फाइंड कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद है थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें क्योंकि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे तो अप्लाई नहीं हुआ, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे अप्लाई होता है। इसके लिए आप देखें, द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। कोई सॉल्यूशन कितना कंडक्ट करेगा वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर तो है कि आयंस कितने बने हैं, दूसरा फैक्टर है आयन की स्पीड क्या है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप ये बताएं कि अगर आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी? जी, आयन ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर बताएं, अगर आयंस की स्पीड ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी? जी, जाहिर है अगर स्पीड ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा। और ये जो आयन की स्पीड है वो किस बात पर डिपेंड कर सकती है? स्पीड डिपेंड करती है किसी आयन के ऊपर चार्ज कितना है और किसी आयन का साइज कितना है। बल्कि आयन के मैस के ऊपर डिपेंड करती है कि आयन का साइज कितना है। छोटा साइज हो तो हम कहते हैं आयन की मोबिलिटी ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगी। बड़ा साइज हो तो मोबिलिटी कम होगी, स्पीड कम होगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन, इन दोनों में से किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो हाइड्रोजन आयन की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि उसका साइज कम है। तो कंडक्टेंस किसी सॉल्यूशन की दो बातों पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है और उनकी स्पीड पे डिपेंड करती है। इफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इफ इलेक्ट्रोलाइट इज पार्शियली डिसोसिएटेड, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में? जी, जाहिर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयन ज्यादा बनते हैं तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी कम होगी तो कम आयंस बनते हैं। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, विद रिगार्ड टू कंडक्टेंस ऑफ बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो कंसंट्रेशन बढ़ाने से कम होती है। अब ये बात जो है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कम क्यों होती है, इसकी वजह जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो हमें मालूम है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसकी वजह मालूम नहीं। अच्छा जी, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टेंस कम क्यों होती है? पहले इस बात का जवाब दें, उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरफ आते हैं। जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टेंस कम होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होती है, यानी कम आयंस बनते हैं, और अगर आयंस कम बनेंगे तो कंडक्टिविटी भी कम शो करेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो हमें पता चल गया कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कम आयंस बनते हैं, आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या फैक्टर है जो इसको इफेक्ट कर सकता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ती है, क्या फैक्टर उसको इफेक्ट कर सकता है वो बताएंगे आप? For weak electrolyte, it decreases due to decrease in degree of ionization with decrease in degree of ionization. With the decrease in degree of ionization, the number of ions per unit volume decreases. ज़ाहिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम होगी तो आयंस कम होंगे, so equivalent conductance decreases. But such explanation cannot apply to strong electrolyte, क्योंकि strong electrolyte तो किसी भी concentration पे completely dissociate होते हैं, तो उसके लिए फिर अप्लाई नहीं की जा सकती। इसको करने के लिए जो तीन लोग हैं उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। डी बाय हक्कल आम सेजर, इन्होंने थ्योरी प्रपोज की कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टिविटी जो है वो क्यों कम होती है। तो याद रखें, दो तरह के इफेक्ट्स हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो इस चीज को कंट्रोल करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में
कंडक्टिविटी जो है वो क्यों कम होगी। तो 1923 में डी बाय और हक्कल जो हैं उन्होंने एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की which was based on inter-ionic attraction for dilute solution of strong electrolyte। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन जब डाइल्यूट होते हैं उसकी डिस्कशन उन्होंने की। इस थ्योरी के मुताबिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज आयन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मुकम्मल तौर पे आयंस में चेंज हो जाते हैं। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड एंड द इफेक्ट observed is due to unequal distribution of ion resulting from inter-ionic interaction। तो अब उसमें क्या होता है, जब वो आयन मुकम्मल तौर पे एक इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में चेंज हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि एक आयन सपोज पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, उसको नेगेटिव चार्ज वाले आयन जो हैं वो उसको सराउंड करते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को नेगेटिव चार्ज वाले आयन सराउंड करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में, और नेगेटिव चार्ज वाले आयन को पॉजिटिव चार्ज वाले आयन सराउंड करते हैं। एन आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन जब ये आयन सराउंड करते हैं, अब क्या होता है, सपोज अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाली हमने प्लेट लगाई है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है ये नेगेटिव चार्ज वाले आयन को अपनी तरफ खींचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है, जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन है ये पीछे रह जाएंगे, नेगेटिव चार्ज वाला आयन इधर मूव करने की कोशिश करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले आयन उसको पीछे की तरफ खींचेंगे। तो इस वजह से इनकी स्पीड जो है वो कम होगी। नेगेटिव चार्ज वाला आयन जो ही इधर मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज वाला जो एटमॉस्फेयर है उसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इस आयंस की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। एक बात तो ये है, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब नेगेटिव चार्ज वाला आयन यहाँ आगे आता है तो अब ये एक नया एटमॉस्फेयर कैम करने की कोशिश करता है नई जगह पे, नए आयंस इसको साउंड करना चाहते हैं। तो जितना टाइम नया एटमॉस्फेयर कैम करने में लगता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। नेगेटिव चार्ज वाला आयन जब इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ मूव करने के लिए आ रहा है तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन है जब ये यहाँ आगे ट्रेवल करेगा, अब पीछे जो एनिक एटमॉस्फेयर है एक तो उसके पीछे खींचेगा और एक दूसरी बात यहाँ नई जगह पे ये नया आयनिक एटमॉस्फेयर डेवलप करने की कोशिश करेगा, यानी नया पॉजिटिव चार्ज वाले आयन इसको साउंड करने की कोशिश करेंगे। जितना टाइम लगता है यहाँ पे नया आयनिक एटमॉस्फेयर बनने पे नई जगह पे, इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन इफेक्ट। इस रिलैक्सेशन इफेक्ट की वजह से या ये जो आयन है अपोजिट चार्ज वाला एटमॉस्फेयर है इसकी वजह से इस आयन की स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कम होती है। और इसको जो रिलैक्सेशन इफेक्ट है, इस रिलैक्सेशन इफेक्ट की जो इक्वेशन है, इस रिलैक्सेशन इफेक्ट को एसिमेट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। इस रिलैक्सेशन इफेक्ट की जो इक्वेशन है वो ऑनसेजर जो है उसने प्रपोज की थी, और ये इक्वेशन इसकी ये है एप्सिलॉन क्यूब, ये रिलैक्सेशन इफेक्ट की इक्वेशन है, जिसकी वजह से आयंस की मोबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है इनटू जेड आई इनटू कैपा डिवाइडेड बाई this is divided by 6d small k t into wv। ये चीजें हैं, ये रिलैक्सेशन इफेक्ट की इक्वेशन है। याद रखें रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या है, एक आयन जब उसको उसके एटमॉस्फेयर होता है अपोजिटली चार्ज आयन का, जब वो आयन ट्रेवल करने की कोशिश करता है तो अपोजिटली चार्ज आयन का जो एटमॉस्फेयर है वो उसको पीछे खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी भी कम होती है। एक इफेक्ट तो ये है। दूसरा इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रोफोरेटिक एक इफेक्ट तो ये हो गया जिसको रिलैक्सेशन इफेक्ट हम लोग बोलते हैं, कि आयन जब नई जगह पे जाता है वहां पे एक एटमॉस्फेयर कैम करने की कोशिश करता है अपोजिटली चार्ज आयन का,
तो उसके लिए जो इक्वेशन है, ऑनसेजर ने 1927 में ये इक्वेशन दी थी, जिसको रिलैक्सेशन इफेक्ट या रिलैक्सेशन फोर्स भी बोलते हैं। ये रिलैक्सेशन फोर्स है, ये रिलैक्सेशन फोर्स है। ये वो फोर्स है जो उस आयन को पीछे खींचने की कोशिश करती है, उसको वो कहते हैं रिलैक्सेशन फोर्स। कीप इन माइंड, जो उस आयन को पीछे खींचने की कोशिश करती है अपोजिटली चार्ज आयन की वजह से, उसको रिलैक्सेशन फोर्स कहते हैं। इसमें जो डिफरेंट पैरामीटर हैं, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा, अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये कोई फोर्स है जो आयन्स को पीछे खींचने की कोशिश करती है। और ये फोर्स ये लगाता कौन है? अपोजिटली चार्ज आयन्स जो हैं वो ये फोर्स लगाते हैं। और एक और बात, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, जाहिर है जब एक आयन को डिफरेंट, सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आयन है, इसको नेगेटिव चार्ज वाले आयन ने सराउंड किया हुआ है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, जब ये आयन इधर मूव करने की कोशिश करते हैं, तो एक और बात याद रखें कि इन ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन है, इनको भी वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है। तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी इस पॉजिटिव चार्ज वाले आयन की मूवमेंट को रोकते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल व्हिच आर अटैच्ड टू द आयनिक एटमॉस्फेयर मूव इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सेंट्रल आयन। सेंट्रल आयन अगर इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है ये दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ से, और जब ये इधर की तरफ मूव करेगा, इनके साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं ज्यादा सारे नेगेटिव चार्जेस वाले आयन के साथ, वो वाटर के मॉलिक्यूल इस आयन्स वो भी इसके साथ मूव करेंगे, और इस आयन की मूवमेंट जो है जो इस डायरेक्शन में होगी उसको रिटार्ड करते हैं, इस डायरेक्शन में आयन्स की। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब दो बातें हैं, ये जो सेंट्रल आयन है पॉजिटिव चार्ज, जिसको नेगेटिवली चार्ज आयन्स ने सराउंड किया हुआ है, जब ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाले एटमॉस्फेयर है वो इसको पीछे खींचने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं रिलैक्सेशन फोर्स, जिस फोर्स के जरिए पीछे खींचने की कोशिश करता है। एक बात। दूसरी बात, ये आयन जब नई जगह पे जाता है, ये पीछे ये आयनिक एटमॉस्फेयर छोड़ के जब ये आयन नई जगह पे जाता है, तो नई जगह पे जाके ये एक नया आयनिक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करता है, और जितना टाइम इसको लगता है नया एटमॉस्फेयर बनाने में, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो इसको आयन्स पीछे खींच रहे हैं, जो फोर्स लगाते हैं जिसको रिलैक्सेशन फोर्स कहते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड ये है। इसमें डिफरेंट पैरामीटर क्या है, हमें कोई अभी इसके साथ सरोकार नहीं है, सिर्फ आपको बताना ये मकसद है। एक इक्वेशन है जो ये शो करती है कि ये जो नेगेटिव चार्ज वाले आयन है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को जब पीछे खींचते हैं तो कौन सी फोर्स लगाते हैं। तो ये हमारे पास हो गई रिलैक्सेशन फोर्स। एक दूसरा भी इफेक्ट है, दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को नेगेटिव चार्ज वाले आयन्स ने सराउंड किया हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले सेंट्रल आयन को, और ये जो नेगेटिव चार्ज वाले आयन है इनके साथ आगे वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज वाला आयन इधर मूव करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाले आयन इधर मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ, इनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आयनिक एटमॉस्फेयर के साथ, और पॉजिटिव चार्ज वाला आयन इधर मूव कर रहा है, तो ये जिस फोर्स के साथ ये इधर मूव कर रहा है, तो ये भी इसकी मूवमेंट को रोकता है, और ये जो है इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स का भी एक फार्मूला है, इसकी भी एक मैकेनिज्म, इसका भी फार्मूला है। इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स का जो फार्मूला है वो है के कैपा इंटू वी इंटू के आई डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा इंटू ई जेड आई। यानी बताना मकसद है कि इक्वेशन है जो हमें बताती है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब इसको रोकते हैं मूवमेंट से, तो फिर कौन सी फोर्स है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स। अभी तक ये दो बातें हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि जो सेंट्रल आयन है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कंडक्टिविटी कैसे कम होती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम करने वाले दो फैक्टर्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास रिलैक्सेशन फोर्स, नंबर 2 है इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स। रिलैक्सेशन फोर्स क्या है?
जब किसी भी सेंट्रल आयन को अपोजिट चार्ज वाले आयन सराउंड करते हैं तो वो जो अपोजिट चार्ज वाले जो सेंट्रल आयन है वो अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव चार्ज वाले प्लेट की तरफ मूव करता है, तो जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो अपोजिट साइड में मूव करता है, तो ये इधर मूव करेगा और आयनिक एटमॉस्फेयर इधर मूव करेगा, तो जाहिर है ये इसको पीछे खींचेंगे, तो इसकी वजह से ये जो फोर्स लगाता है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन फोर्स। और दूसरी बात इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स, वो क्या है? जब पॉजिटिव चार्ज वाला एटमॉस्फेयर इधर मूव करता है, आयन इधर मूव करता है सेंट्रल, तो जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो इधर मूव करता है, इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी इधर मूव करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल भी इस आयन की मूवमेंट को रोकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स। तो ये दो फोर्सेज हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड है, दोनों की मिकदार हम मालूम कर सकते हैं कि कितनी कितनी मिकदार है दोनों की, तो इससे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये इसकी डिटेल लिखी हुई है। ये रिलैक्सेशन इफेक्ट है, जब ये पॉजिटिव चार्ज वाले आयन हैं, यहाँ पे क्या हुआ, ये आयन इधर मूव करने की कोशिश करता है, नेगेटिव चार्ज वाले आयन इधर मूव करने की कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर है ये डिस्टॉर्शन हो रही है, यहाँ सिमेट्रिकल है, यहाँ डिस्टॉर्शन हो रही है, आयन इधर जा रहा है और नेगेटिव चार्ज वाले आयन पीछे रह गए। जब ये आयन नई जगह पे जाएगा तो यहाँ जाके ये एक नया आयनिक एटमॉस्फेयर काम करने की कोशिश करें, जिसको हम लोग कहते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम है, जो टाइम वहाँ पे लगता है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद but in case of distorted atmosphere the force of attraction from the rear जो पीछे से force becomes prominent on moving central line, therefore the central moving line experiences a backward pull or a retarding force, its mobility is slowed down and hence the effective conductance of the solution decreases. This backward pull on central atom is known as asymmetric effect या relaxation effect, as it is due to lack of symmetry in the ionic atmosphere. Once this ionic atmosphere is destroyed, a finite time is required for rebuilding another atmosphere. एक और जगह पे जब जाएगा तो एक और ज़ाहिर कुछ टाइम लगेगा ये दोबारा बनाने में, तो उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इज कंसीडर्ड टू एक्सप्लेन द रिटार्डेशन इन द मोशन ऑफ सेंट्रल मूविंग आयन बाय आयनिक एटमॉस्फेयर, देयरफॉर एसिमेट्रिक इफेक्ट इज नोन एज रिलैक्सेशन इफेक्ट। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या है? इन एडिशन टू एसिमेट्रिक इफेक्ट देयर इज अनदर फैक्टर व्हिच रिटार्ड द मोबिलिटी ऑफ आयन, द इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट अराइज फ्रॉम फैक्ट दैट ion moving through a solution does not travel through a stationary medium but through one that moves in direction opposite to that of ion। यानी जो आयन मूव कर रहा है वो जिस सॉल्वेंट के अंदर मूव कर रहा है वो सॉल्वेंट स्टेशनरी नहीं है, वो सॉल्वेंट बजाते खुद मूव कर रहा है, वो सॉल्वेंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो उस आयन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे? उस आयन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कैसे कर रहा है? सेंट्रल आयन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कैसे कर रहा है? क्योंकि सेंट्रल आयन को जिन आयंस ने सराउंड किया हुआ है वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच्ड हैं, जब सेंट्रल आयन एक डायरेक्शन में जाता है तो अपोजिटली चार्ज आयन दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं, उनके साथ लगे वाटर के मॉलिक्यूल जरूर उसी डायरेक्शन में जाएंगे, तो सेंट्रल एटम की अपोजिट साइड में वो जा रहे होते हैं। एनी पॉजिटिव आयन तो अब क्या है, एनी पॉजिटिव आयन माइग्रेटिंग टुवर्ड द कैथोड हैज देन टू थ्रेड इट्स वे थ्रू द, उसको अपना रास्ता बनाना पड़ता है मीडियम मूविंग विद नेगेटिव आयंस टुवर्ड ए नोड, जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं नोड की तरफ मूव कर ले। Similarly, negative ion have to migrate through the molecule of solvent carried by positive ion in opposite direction. These counter movement have a retarding influence on the mobility of central ion. This effect is known as electrophoretic effect. It is called electrophoretic effect. It is somewhat analogous to that of opposing movement of colloidal particle. जैसे colloidal particle move करते हैं, ये है जी। सपोज ये सेंट्रल आयन है, ये इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन है तो ये इसको इस डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तो इन्होंने रिटार्डेशन की है, दूसरा इस पॉजिटिव चार्ज वाले आयन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वो भी वाटर के मॉलिक्यूल भी इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाले आयन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आयंस को दो फोर्सेस हैं जो आयंस को पीछे की तरफ खींचती हैं, एक है फ्रिक्शन फोर्स या एसिमेट्रिक फोर्स या रिलैक्सेशन फोर्स, जो अपोजिटली चार्ज आयन जिन्होंने सराउंड किया उनकी वजह से होती है, और एक है इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स जो उन मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है जो इस आयनिक एटमॉस्फेयर के साथ जुड़े होते हैं। ये दोनों फोर्सेस आयन को मोबिलिटी को रोकती हैं, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो कम होती है। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट slows down the speed of ions in the same way as swimming against the current in the river would slow down a swimmer.
जैसे एक दरिया में पानी बह रहा होता है और अगर बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग मूव करना शुरू कर दें तो ज़ाहिर है आपकी जो स्पीड है वो कम होगी। इसी तरह जो सेंट्रल लाइन है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बहाव की अपोजिट साइड में चूंकि ट्रेवल कर रहा होता है, उसलिए उसकी स्पीड कम होती है। फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन द आयनिक एटमॉस्फेयर इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, सो एसिमेट्रिकल इफेक्ट इज जीरो। एक अगर सोल्यूशन डाइल्यूट हो तो ज़ाहिर है उसमें आयंस जो है वो बहुत कम होते हैं। आयंस क्योंकि सोल्यूशन डाइल्यूट है तो उसमें जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो डेवलप ही नहीं होता, तो हम कहते हैं एसिमेट्रिकल इफेक्ट जो है वो जीरो है, क्योंकि आयनिक एटमॉस्फेयर जो डिफरेंट आयंस हैं उन्होंने सराउंड ही नहीं किया। Similarly, at infinite dilution, the electrophoretic effect is negligible, but both have definite values in concentrated solution. तो आप लोग याद रखें, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ना तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट होता है और ना एसिमेट्रिक इफेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सेंट्रल आयन है उसको सराउंड करने वाले अपोजिट चार्ज वाले आयन जो हैं वो कम होते हैं। अगर अपोजिट चार्ज वाले आयन कम होंगे तो जाहिर है वो उस सेंट्रल आयन की मोबिलिटी को भी इफेक्ट नहीं कर सकेंगे, और उन अपोजिट चार्ज वाले आयन चूंकि है ही नहीं तो उनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी अटैच नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट जो है वो कम होगा। Debye and Haeckel showed that both these retarding effect on an ion produce a decrease in equivalent conductance। तो ये वजह है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि एक जो आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से उसकी कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी इसलिए बढ़ती है कि एक जब ज्यादा कंसंट्रेशन होती है तो किसी भी आयन को अपोजिट चार्ज वाले आयन जो हैं वो उसको सराउंड करते हैं। किसी आयन को अपोजिट चार्ज वाले आयन जो है वो सराउंड कर रहे होते हैं, और जब हम लोग उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, सपोज ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को अपनी तरफ खींचती है। जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो इसको आयनिक एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिन्होंने ये नेगेटिव चार्ज वाले आयन जिन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को सराउंड किया हुआ ये इस डायरेक्शन में, तो एक तो ये फोर्स है जो इसको रोकती है। दूसरा, ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है नेगेटिव चार्ज इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। जब ये सेंट्रल आयन इधर मूव करता है तो ये नेगेटिव चार्ज वाले आयन इधर मूव करते हैं और इनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी इधर मूव करते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल की डायरेक्शन जो है वो भी ये होती है। तो जब ये डायरेक्शन होगी तो ये इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफ्रेटिक फोर्स, तो ये भी इस आयन की मोबिलिटी को कम करेगी। ये तो हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो। अगर कंसंट्रेशन कम हो तो ज़ाहिर है आयंस कम होते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को सराउंड करने वाला आयनिक एटमॉस्फेयर होता ही नहीं। जब ये आयनिक एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, ये आयनिक एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो ना इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट होगा ना रिलैक्सेशन इफेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों इफेक्ट इस अपोजिटली चार्ज एटमॉस्फेयर की वजह से। तो ये है जी आप लोगों के पास आज का लेक्चर। अच्छा, ज्यादा कंप्यूटर यूज कर लें लेक्चर